तो भाई साहब ये जिस समय इससे टकराया उस समय प्लेटफॉर्म यही था ना, एक ऑसिलेशन पूरा करके यहीं आ गया ना। ये कौन सी पोजीशन है? प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन, जिसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट समझ गए तो काफ़ी आसान, दूसरे वाले में शायद थोड़ी तकलीफ आ सकती है। तो आओ चलो देखते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन के जैसा है, जिसको आपको पढ़कर समझना है। तो आप में से जो लोग खुद से क्वेश्चन को पढ़कर समझना चाहना चाहिए, वो सभी लोग, मैं एक पल के लिए किनारे हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, उसके बाद आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। क्वेश्चन सेज देयर इज अ लाइट प्लेटफॉर्म, राइट, एक बहुत ही हल्का प्लेटफॉर्म है। अ लाइट प्लेटफॉर्म इट इज अटैच्ड टू ग्राउंड बाय massless vertical spring of force constant K, which simply means that there is a platform, a very light platform, इसका मास नहीं के बराबर है और स्प्रिंग भी आइडियल है, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ऐसे उससे ये प्लेटफॉर्म अटैच्ड है, फोर्स कांस्टेंट K है। नाउ अ लंप ऑफ क्ले ऑफ मास स्मॉल m इज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मिट्टी का, पुट्टी का, गूथे हुए आटे का, ऐसा किसी चीज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसका मास है, प्लेटफॉर्म का मास नहीं है, पर ये जो क्ले का पीस है इसका मास है स्मॉल m। नाउ द क्वेश्चन सेज a man of mass capital M gently steps onto the platform। आप यहाँ कहीं खड़े थे, आप धीरे से पैर उठाकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड द प्लेटफॉर्म सेटल्स डाउन टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑफ कोर्स जब आप इसके ऊपर आ जाओगे तो आपके वेट की वजह से ये स्प्रिंग और कॉम्प्रेस हो जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, ये और कॉम्प्रेस हो गया। क्वेश्चन में ये कहा गया है एंड द प्लेटफॉर्म सेटल्ड डाउन टू एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अ वर्टिकल डिस्टेंस कैपिटल D बिलो द ओरिजिनल पोजीशन। ये क्ले पीस और आदमी दोनों जब खड़े हैं तो जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहां से कैपिटल D डिस्टेंस नीचे ये नया इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। Now the question says the man slowly picks up the lump of the clay and hold it at a height h above the platform। अब ये आदमी क्या करता है कि धीरे से इन एक्शंस में, ऑल दीज एक्शंस आर वेरी स्लो, तो इससे किसी तरह का कोई मोशन क्रिएट नहीं होता है, ऐसा आप मान के चलिए। इस आदमी ने बहुत धीरे से, बहुत जेंटली इस क्ले के टुकड़े को ऐसे उठा लिया, ठीक है। तो आदमी का जो ये मूवमेंट हुआ है सब बहुत ग्रेजुअल है, इसलिए यहाँ किसी किस्म का कोई मोशन नहीं आया, आप ऐसा मान लीजिए। और ये h हाइट ऊपर ले गया, जो क्ले की ओरिजिनल पोजीशन थी उससे h हाइट ऊपर उठा दिया, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। द मैन देन स्लोली पिक्स अप द लंप ऑफ क्ले एंड होल्ड इट एट ए हाइट h अबव द प्लेटफॉर्म। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। नाउ ही रिलीजेस द क्ले, अब वो इस मिट्टी के टुकड़े को छोड़ देता है। द मैन एंड द प्लेटफॉर्म विल ऑसिलेट अप एंड डाउन। जैसे ही ये मिट्टी का टुकड़ा इसके हाथ से छूटा, अभी ये गिरा नहीं है प्लेटफॉर्म पे, जस्ट उसको छोड़ा है, अभी वो फ्लोर तक नहीं पहुंचा है। ये जो क्ले का टुकड़ा है, जैसे ही आदमी के हाथ से छूटेगा, आदमी और प्लेटफॉर्म सिस्टम ऑसिलेशन शुरू कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, होगा ही ऑब्वियसली। The clay strikes the platform after the platform has completed exactly one oscillation। यहां पे ठीक से समझिए क्या कहा जा रहा है। अभी सब कुछ ठहरा हुआ है इक्विलिब्रियम में, इस क्ले के टुकड़े को छोड़ा तो क्ले का टुकड़ा अभी गिर ही रहा है, इस दौरान ये प्लेटफॉर्म और आदमी का सिस्टम ऑसिलेशन शुरू कर चुका है। क्ले के छूटते ही
ये ऑसिलेशन चालू हो चुका है, ये ऑसिलेशन चालू हो चुका है। तो जिस वक्त इस प्लेटफॉर्म ने एक फुल ऑसिलेशन कर लिया, उस वक्त आकर क्ले का टुकड़ा प्लेटफॉर्म से टकराया, ऐसा क्वेश्चन कहता है। सो द क्ले स्ट्राइक्स द प्लेटफॉर्म आफ्टर द प्लेटफॉर्म हैज कंप्लीटेड एग्जैक्टली वन ऑसिलेशन। थ्रूआउट द प्रॉब्लम assume that man never loses contact with the platform। आदमी प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में रहेगा, ऐसा मान के चलिए। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए h/d का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ h स्मॉल h बाई d। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। काफ़ी समय तो लग गया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ही। जी हाँ, जेईई एडवांस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनको आप मेनली कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हो। उसमें ऐसे लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होते हैं, उनको समझ के क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना होता है और तब आप फिजिक्स अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हो। तो बच्चों खुद से ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मुश्किल है नहीं, और मैं इसका सोल्यूशन आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बार डायग्राम को फिर से मैं ज़रा बना लेता हूँ, मेरे साथ साथ समझते चलिएगा। लेट अस से ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, ये नेचुरल लेंथ है, इस पे कोई क्ले बॉल नहीं, कोई वेट नहीं रखा गया है, NL फॉर नेचुरल लेंथ। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मैंने वो क्ले का टुकड़ा रखा तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग थोड़ी कॉम्प्रेस हो गई बिकॉज ऑफ द वेट। प्लेटफॉर्म तो मासलेस है, पर ये जो क्ले का पीस है इसका मास m है। आप सभी जरूर समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये, इसको मैं x0 लिख रहा हूं, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड बाय x0 वेयर kx0 is equal to mg, right? The weight is being balanced by the spring force. The spring is applying an upward force on this platform, and that is balancing the weight of the platform plus that clay system. Now the question says that a man goes and stands on this platform. Obviously when you have increased the weight, it will compress the spring further. So now let us draw the equilibrium position once again. This is the new equilibrium position. Here is your man, and here is, let us say he is holding the clay in his hand itself, उठा चुका है वो। So in this position the equilibrium is somewhat below the original equilibrium position. According to the question this distance is d. Am I right? This distance is d. All of you do understand that now the total compression in this spring, if I call it as x, if the total compression is basically, this is the total compression in the spring, if I call it x, then k into x is equal to m plus mg, capital M, small m. So if the total compression is x, so kx will be m plus mg. Am I right, students? So just by observation also you can say that this means that this x, actually this x minus x naught is d. In the language of question, x minus x naught is d. So if you just take the difference of these two equations, you will get k into d is equal to capital mg, which is quite obvious. आप डायरेक्टली उसको ऐसा सोच सकते हो। आदमी का वेट ऐड कर दो कैपिटल mg, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग एडिशनली डी कॉम्प्रेस हो गई, डी से कॉम्प्रेस हो गई। सो k इंटू कैपिटल डी विल बी इक्वल टू कैपिटल m इंटू जी। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. I hope this is clear to all of you. So this d is given actually. Let me mark this as equation number 1. Now the question says that man releases this clay piece. When the man releases the clay piece, just think of our system comprising of the man and the spring.
Just think of man and the spring. The clay piece is somewhere here in the air. The clay piece is right now not in contact with the man or the platform. Clay piece is somewhere in the air. The man has released it, it is falling. So, clay piece is somewhere in the air. Right after the man has released this clay piece, this platform will remain in the original position only. After some time you go and see, it will be somewhere else. Of course, why it is somewhere else? Because right now the spring force is equal to m plus mg. Now you remove this mass from the system. So now only capital Mg is the force, on the spring man system in downward direction, whereas right now the spring is applying same force as it was applying earlier. That means spring is applying this much force. Can you see that? जैसे ही इसको छोड़ा, the compression in the spring will not change. So spring is applying same amount of force, capital M plus mg, but the weight is capital Mg only. So can we see that this is spring force, which is M plus mg. So it is easy to see that there is a net upward force. So as soon as the man releases this object, this clay piece, there is a net upward force. Man plus platform system will begin to accelerate up. Now this mass, capital M, the man, it will perform simple harmonic motion beyond doubt. All of you understand that. Forget about this object for a moment. इसके बारे में एकदम भूल ही जाइए. Just think that man is standing on the platform and the system is performing simple harmonic motion. Just think about that. Now what will be time period of that simple harmonic motion? Obviously, everybody knows time period of spring block system. It is 2 pi under root m by k. So man is attached to a spring basically. So this is the time period of the man spring system. Man is a mass. Of course, we will consider it as a particle, and it is attached to a spring. So the time period is a well-known thing. I assume that all of you know this. So just forget about this clay piece right now. So this whole thing will start oscillating with this time period. Now what does the question say? Question says that when this clay piece is left by the man, is released by the man starts performing simple harmonic motion, and when he completes one oscillation, at that instant this clay piece hits the platform. So right after so much time, the clay piece is going to hit the platform. Now the first thing, just when the man releases this clay piece, the simple harmonic motion begins. So when one oscillation is completed, at that instant, this platform will again be at the same position. जिस पोजीशन पे आदमी ने इसको छोड़ा था क्ले पीस को, प्लेटफॉर्म यहां था, आदमी ने छोड़ा, इसका एक चक्कर पूरा हो गया, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया. तो जिस समय ये क्ले पीस आकर यहां टकराएगा, उस समय ये प्लेटफॉर्म कहां है? वहीं जहां ओरिजिनली था, इस पोजीशन पे. उस समय आकर क्ले पीस प्लेटफॉर्म से आके टकरा गया. तो क्ले पीस को ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा? आंसर है h. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्ले पीस उस समय प्लेटफॉर्म से टकराया जब प्लेटफॉर्म एक ऑसिलेशन पूरा कर चुका है. तो एक ऑसिलेशन पूरा मतलब जहां था वहीं है. सो द क्ले पीस हैज फॉलन थ्रू ए डिस्टेंस h. आप सभी जानते हैं कि एक पार्टिकल को अगर यहां से छोड़ दिया जाए रेस्ट से, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल डाउन through a distance h. We all know that this time is given by under root 2h by g. So this under root 2h by g must be same as this time period, because the amount of time this platform takes to complete one oscillation is same as the amount of time this clay piece takes to fall through a distance h. This is what the question is saying. So this is equal to this. This is equal to this. Now we are supposed to write ratio of h and d, or d by h or h by d, something like that. So using this equation, I can eliminate capital M and write it in terms of capital D, and therefore I will get the ratio of d and h. This is equal to this. So 2 pi, look at this equation,
m upon k can be written as d upon g. So I am directly writing m upon k as d upon g, and this is equal to under root 2h by g. This is equal to this. So I just square on both the sides. I just square this expression on both the sides, and what does it give me? It is 4 pi square d is equal to, this g cancels out, so this is 2h. So here you get the ratio of d and h, whatever was asked actually, h by d. So you can find h by d, it is 2 pi square, right? So this solves our first problem. Students, अगर नहीं समझे तो वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सोचने की कोशिश करो. जब तक खुद नहीं सोचोगे, वीडियो को बार बार देखने से नहीं समझोगे. रुक जाओ बेटा, तुम खुद समझ सकते हो, तुम खुद से सोचो. अब बहुत कुछ सोच चुके तुम थोड़ी देर के बाद, अभी भी कंफ्यूजन है, अब वीडियो को रिवाइंड कर लो, पक्का समझ जाओ. खुद से बगैर सोचे हुए यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो थोड़ा सा रुको, खुद से थॉट दो, कौन से दो टाइम सेम है, उनको कैसे लिखा जाएगा, उनको इक्वेट करने से क्या मिला, मुझसे क्या पूछा गया था, सो ऑन सो फोर्थ. राइट? तो मैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलता हूं. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, assume that the resulting collision between the clay and the platform is completely inelastic. Obviously clay इसीलिए कहा जा रहा है. That means when the clay hits the platform, let us assume that it sticks to the platform. The much better word would be plastic. The collision is perfectly plastic. Okay, so the clay sticks to the platform. Find the ratio of amplitude of the oscillation of the platform before the collision and amplitude of oscillation of the platform after the collision. What is being asked? Actually, again, you think like this. Man has released this clay object. Forget about the clay object. Clay object is somewhere out of our system. उसको छोड़ दिया है, वो अभी हवा में, अभी गिर ही रहा है, अभी पहुंचा नहीं है. In the meantime, what is happening? Man with this platform is performing simple harmonic motion. Right? The amplitude of that simple harmonic motion is, let us say, A1. Amplitude of that simple harmonic motion is, let us say, A1. Take. Now, after this clay object hits the platform and it sticks to it, then the amplitude of oscillation of the system becomes A2. We have been asked to find the ratio of A2 and A1. That is what the question is asking. Find the ratio of amplitude before the collision and after the collision. That is precisely what the question is asking. So, students, let us go back to this diagram. Forget about the clay piece. Man has released this clay object. Forget about it. It is in air. Now, the man is oscillating with the platform. What do you think? What is the amplitude right now? ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जिसका टाइम पीरियड तुमने ये लिखा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, जरा सोच के बताओ. तो जरूर वीडियो को पॉज करो, जरूर सोचो. देखिए, ये जो पोजीशन है, जो इस डायग्राम में आपको दिख रही है, इस समय ये इक्विलिब्रियम है तब जब m प्लस m दोनों मास, इन दोनों के वेट को स्प्रिंग फोर्स ने बैलेंस कर रखा है. अब आपने इसको छोड़ दिया, अगर क्ले पीस को छोड़ दिया, इसको जस्ट अपने दिमाग से हटा दे, जो आदमी प्लेटफॉर्म सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं है. ना 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 ना. अगर सिर्फ आदमी होता और प्लेटफॉर्म होता, ये स्प्रिंग होती, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ ये आदमी ही होता यहाँ पे m मास का, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितनी कॉम्प्रेस हुई होती, जरा बताइए. सभी समझते हैं, mg बाई के x1 इज इक्वल टू mg. पूरे स्टोरी को भूल जाइए, जस्ट एज्यूम कि एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा गया है कि कहाँ होगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस होती, नेचुरल लेंथ से
x1 कॉम्प्रेस्ड होती सच दैट के x1 इज इक्वल टू mg, राइट। अभी ये जो पोजीशन हमने यहाँ पे देखी है, जिस समय आदमी ने इस क्ले ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, उस समय स्प्रिंग ज्यादा कॉम्प्रेस थी। उस समय स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन ऐसा था जिससे कि m प्लस m दोनों मास के वेट को बैलेंस किया जा सके। तो एक्चुअली में जब उस क्ले ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, उस समय जस्ट एक मिनट, जैसे आपने क्ले ऑब्जेक्ट को छोड़ा उस समय जो कंप्रेशन था वो नेचुरल लेंथ से कितना था बेटा, m प्लस m g बाई के, इतना कंप्रेशन था। तो आप अब ऐसे सोचो, सिर्फ आदमी है स्प्रिंग से कनेक्टेड एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा जिसका मास है कैपिटल M, हम सिर्फ इसके एसएचएम के बारे में सोचेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर सीधी लैंग्वेज में कहा होता तो ये कहा जाता कि इस सिस्टम को, आदमी को प्लेटफॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम से थोड़ा नीचे दबा दिया गया और छोड़ दिया गया। बिल्कुल वैसा ही तो किया गया, देखिए आप ध्यान से कैसे किया। दबाने की बजाय आपने आदमी के हाथ में एक मिट्टी का टुकड़ा पकड़ा दिया, ये मिट्टी का टुकड़ा आदमी को दे दिया, तो वेट बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम यहां से दब के यहां आ गया, यहां से दब के यहां आ गया। अब इस मिट्टी के लोंदे को आपने फेंक दिया, हटा दिया। तो एक तरह से तो बात ऐसी हुई ना कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से दबाव देके स्प्रिंग को थोड़ा और कंप्रेस कर दूं और अब छोड़ दूं, बिल्कुल वैसे ही मैंने स्प्रिंग को डायरेक्टली नहीं कंप्रेस किया, उसकी बजाय यहां पे वेट बढ़ा दिया, ये स्मॉल m मास को ऐड कर दिया। तो ये स्प्रिंग मैन सिस्टम जो है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, उसको इक्विलिब्रियम से कुछ ज्यादा कंप्रेस कर दिया गया। कितना ज्यादा कंप्रेस कर दिया गया, x2 माइनस x1, और छोड़ दिया गया। तो बेटा ये मैन प्लेटफॉर्म सिस्टम जो ऑसिलेट करेगा उसके लिए ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। एक्सट्रीम पोजीशन क्यों? क्योंकि यहां से इसको रिलीज किया गया। जब आपने एसएचएम करने के लिए आदमी को आजाद किया उस समय उसकी स्पीड 0 थी। देखिए ये इसको छोड़ते ही ये फोर्स बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो जिस समय एसएचएम शुरू हुआ, जिस समय मोशन शुरू हुआ, उस समय ये आदमी जो है, प्लेटफॉर्म जो है, इसकी स्पीड क्या थी, 0। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये हमें पता है। और जिस समय स्पीड 0 है उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की ये दूरी, यही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर मैन प्लेटफॉर्म सिस्टम इज नथिंग बट दिस x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस इज mg बाई के। ध्यान से सोचो, ये ऐसा है, मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, जस्ट दिमाग में 15 सेकंड सोचोगे आंसर आ जाएगा। ये आदमी और स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है। अब आदमी ने हाथ में एक और वेट पकड़ लिया जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया। तो इक्विलिब्रियम से कितना नीचे चले गए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सिंपली कितना होगा, mg बाई के। द एडिशनल वेट इज mg, सो एडिशनल कंप्रेशन इन स्प्रिंग विल बी mg बाई के। अब ये वेट हटा लिया गया, मींस अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, क्योंकि अब सिस्टम में सिर्फ एक ही मास है, कैपिटल M, आदमी। उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होता है, ये नहीं। जब m प्लस m दोनों मास थे तब इक्विलिब्रियम ये था। आपने एक मास हटा लिया, इक्विलिब्रियम ये। तो इक्विलिब्रियम से नीचे किसी पोजीशन से तुमने छोड़ा तो एसएचएम होगा। इक्विलिब्रियम से A1 नीचे, इक्विलिब्रियम से A1 ऊपर। आदमी प्लेटफॉर्म सिस्टम ऐसे ऑसिलेट करेंगे अगर इस मास को हम हमेशा हमेशा के लिए हटा लें। तो ये एम्पलीट्यूड है, सिंपल एज दैट। इफ द क्ले बॉल इज नॉट इन आवर सिस्टम, राइट। अब क्वेश्चन कहता है, फिर से क्वेश्चन पे एक बार जरा चले जाते हैं, क्या कहता है कि when the clay ball collides with the platform it sticks to it. Now students, what will be the amplitude? ये जो क्ले बॉल था, ये जब गिरा तो ये स्टिक कर गया हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। और यहाँ वो जो पहला क्वेश्चन किया था वो वैलिड है कि इसको यहाँ से गिरने में उतना ही समय लगा है जितने समय में इस प्लेटफॉर्म और मैन सिस्टम ने एक ऑसिलेशन पूरा किया है। तो उतने ही समय में ये गिरा है। दैट मीन्स
जब ये इसको हिट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, उस समय ये आदमी और प्लेटफॉर्म सिस्टम एक चक्कर पूरा करके, एक ऑसिलेशन पूरा करके यहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, जब आदमी ने इसको छोड़ा तो यहां से ऊपर गया, नीचे आया, और इतनी देर में ये क्ले ऑब्जेक्ट जो है वो धप से नीचे गिरा। तो जिस समय ये क्ले ऑब्जेक्ट इसको हिट करता है, लेट अस से विद वेलोसिटी u, उस समय ये किस पोजीशन पे है प्लेटफॉर्म? बिल्कुल इसी वाले पोजीशन पे, एक ऑसिलेशन पूरा करके यहीं आ चुका है। आर यू एबल टू सी दैट? तो ये क्ले बॉल जैसे इसको हिट करेगा, हम मोमेंटम कंजर्वेशन से ये पता लगा सकते हैं कि ठीक हिट करने के बाद, ठीक कोलिजन के बाद इस सिस्टम की स्पीड क्या हो जाएगी। लेट अस से ठीक हिट करने के बाद ये मैन क्ले बॉल, इस सिस्टम की स्पीड v हो गई, ऐसा मान लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिखेंगे स्मॉल m इंटू यू मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज u? तो ये जो क्ले ऑब्जेक्ट है ये h हाइट से गिरा है, सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज वैल्यू ऑफ u। इट इज √2gh। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, therefore immediately after this clay object hits the platform and sticks to it, what will be velocity of our system? The velocity is given by this. So velocity is, of course I am writing it here, velocity is m √2gh by m plus m. Students, are you there with me? So this is the velocity immediately after the hit. Now there is one very important point which you fail to observe. If you fail to observe, you won't be able to answer this question. There is a very important thing that you must observe. एकदम फोकस्ड वे से जो लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वही इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। बाकी लोग डेफिनेटली मिस करके और बहुत सारे कैलकुलेशंस में उलझने वाले हैं। आपको यह बात समझनी है कि अब जो ऑसिलेशन होगा वो m प्लस m मास का होगा। m प्लस m मास एक साथ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, जिस समय क्ले ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म से टकराया उसके तुरंत बाद इस सिस्टम की स्पीड v हो गई, ये भी ठीक। ये पोजीशन इस m प्लस m मास के ऑसिलेशन का कौन सा पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या कहीं बीच का पोजीशन? क्या लगता है आपको? ये m प्लस m मास जो SHM कर रहा है उसके लिए ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है? मैं इतनी देर तक इसलिए चुप हो गया कि तुम सोच लोगे शायद, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सोच भी लिया होगा। भाई ये हमारे m प्लस m मास सिस्टम के इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। पक्की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक से सोचो। देखिए हमारे क्वेश्चन में अगर आप जरा ध्यान से देखें, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, आई विल बी explaining it here only. There is some distance. Okay. Now it's working. Just a minute. No, it's not working. Okay. Let us come here. अगर आप ध्यान से देखें तो जो m प्लस m मास सिस्टम था उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे था? जरा देखिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था जहां पर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। हाँ, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ था जहाँ पे स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस थी, तो पूरा m प्लस m वेट, m प्लस m g वेट को बैलेंस करने के लिए जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx इज इक्वल टू m प्लस m g लिखने से हमें ये पता चल गया। जरा ध्यान से देखना, इसी पोजीशन से आदमी ने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा था। जब वो इस पोजीशन में था तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। क्वेश्चन कहता है कि जितनी देर में इसने एक ऑसिलेशन किया उतनी देर में आके यहाँ टकरा गया। तो भाई साहब ये जिस समय इससे टकराया उस समय प्लेटफॉर्म यही था ना, एक ऑसिलेशन पूरा करके यहीं आ गया ना। ये कौन सी पोजीशन है? m प्लस m मास के इक्विलिब्रियम की पोजीशन, m प्लस m मास के इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये m प्लस m मास के इक्विलिब्रियम की पोजीशन है
जहां पर आकर ब्लॉक ने इस प्लेटफॉर्म को हिट किया है। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर विथ मी। तो इस पोजीशन में, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, इस पोजीशन में जब अगर उसने हिट किया है तो क्या होगा जरा सोचिए। हमने ये प्लेटफॉर्म, ये आदमी और ये जैसे ही हिट हुआ उसके बाद हम ये स्पीड जानते हैं और हमें ये कंफर्मली पता चल चुका है कि ये m+m मास सिस्टम के लिए यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले इस ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको पता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में SHM करने वाले इस ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको पता है। तो मुझे लगता है बच्चा ये जानता है कि दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। तो नया एम्पलीट्यूड अगर A2 है तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट कैन बी रिटन एज A2 ओमेगा। सो नाउ इन प्लेस ऑफ V व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज ये जो कैलकुलेट किया, m√2gh m+m। सो m√2gh m+m, this is equal to A2, and what is omega? For a spring block system, omega is, students, I hope you are with me. So you get the value of A2. So you get the value of A2, it will be m√2gh divided by root of k m+m. Am I right? m√2gh, this one gets cancelled out, square root term gets cancelled out, root k and this that. So what was A1? What was A1 actually? Where is A1? It is mg by k. So if you divide this by mg by k, you get ratio A2 by A1. So ratio A2 by A1 is this number divided by mg by k. So k will go in the numerator and this will go in the denominator. So mm cancels out, I guess, and you get basically root of k, root of 2, root of g h m+m. Students, please correct if I am wrong. Root k will be left in the numerator, m cancels out, root g will be left in the denominator, and 2 will remain there, h will remain there, m+m will remain there. So this is the required ratio, which you can write it in a slightly different form also by using what you got in the got as an answer to the first question. Using this relationship, if you want, you can get rid of small h. So √2h by g is 2 pi under root m by k. √2h by g is 2 pi under root m by k. If you substitute this, √2h by g, 2h by g is 2 pi under root m by k. So k will get cancelled out. So this will become this simple. So this is the kind of answer that you will get, and because the answer looks amazing, very simple, so I trust the answer. So it was a bit lengthy question. It took me quite a time to explain this to you. If you have not been able to understand, I request once again to think on your own. That is what I want, beta. You should be habituated of thinking on your own. Think on your own, and if you are not able to understand, then rewind the video. Now you will definitely understand. Okay, so thank you. Goodbye.